हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना का पांचवा चरण बताते हैं, जिसमें कि स्व उत्प्रेरक तंत्रों, जीन्स, वायरसों तथा प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति को बताया गया है, जैसे कि ऑटो कैटालिटिक सिस्टम, जीन्स, वायरसेस एंड प्राइमोर्डियल लाइफ। तो जैसा कि चौथे चरण में बताया गया था कि इसमें कोलाइडी तंत्रों तथा कोइसरवेट्स की मदद से जो प्रारंभिक जीव की संभावना उत्पन्न हुई थी, उसमें आगे चल के फिर अब आदि सागर में ऐसे कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई जिनके की जिनकी बनावट में जो अणु भाग लेते थे, वो अणु जो थे वातावरण में भी मौजूद थे हैं, और इन अणुओं से अपने स्वयं के संश्लेषण को प्रेरित कर देते थे इनके, अर्थात वे वैसा ही द्विगुणन करते थे, स्वद्विगुणन, जैसा कि विभाजन के समय वर्तमान केंद्रकीय कोशिकाओं में द्विगुणन होता है। जैसे कि वर्तमान केंद्रीय कोशिकाएं जो आजकल की जो जीव हैं, उनमें जो कोशिकाएं हैं उनमें यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, मतलब उसमें केंद्रक होता है, तो उन केंद्रक वाली कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। और उसमें बाकायदा विकसित सेल मेम्ब्रेन होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, तो ये सब जो है ये यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। तो उनमें जो था जो उस समय जो द्विगुणन होता था, विखंडन होता था, सेल्फ डुप्लीकेशन होता था, वो जो एक कोशिका से दो भागों में बंटना, फिर दो से तीन चार, इस तरह से जो बढ़ती थी कोशिकाएं, तो उस तरह का जो बंटना था वो आज जो है वर्तमान सजीव कोशिका में ही संभव है, और उस समय जो था वो आदि सागर में था। उसी तरीके का जो द्विगुणन उनमें होता था, डुप्लीकेशन होता था, टूटना होता था, वो आदि सागर के जल में ही हुआ करता था। वो संभावना थी, वो वातावरण उस समय वहां बना था। जो आज जीवित कोशिका में जो कोशिकाओं की जो विभाजन का सिलसिला है, वो सिलसिला वहां बना था उनका आदि सागर के जल में। इसलिए इन यौगिकों को स्व उत्प्रेरक तंत्र कहा गया। जो इसमें यौगिक भाग ले रहे थे उनमें, तो जो इसको प्रेरित कर रहे थे स्व द्विगुणन को या डुप्लीकेशन को, तो वो जो कहा उनको कहा गया स्व उत्प्रेरक तंत्र। और ये जो यौगिक थे, दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते थे। दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल वो कौन कौन से, जैसे डीएनए है तथा आरएनए, ये जो है न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, तो आज की कोशिकाओं में, तो उसी तरीके के उस समय भी ये न्यूक्लिक अम्ल बने थे, जबकि कोई कोशिका नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये अम्ल बन गए थे ऐसे। और ये जो कोइसरवेट्स जैसी रचनाएं हुआ करती थी, तो उनमें वो उनका संश्लेषण हुआ इस तरह से डीएनए और आरएनए का, और इनके जो अणु थे वो न्यूक्लियोटाइड अणुओं के लंबे लंबे बहुलक पॉलीमर्स हुआ करते थे। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो है 3 अणुओं का एक यौगिक होता है, जैसा कि आज हम जानते हैं। आज के परिवेश में जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो 3 अणुओं के बने होते हैं। वो एक अणु उसमें नाइट्रोजीनिय कार्बनिक समाक्षारों का जो नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, जैसे प्यूरिन्स है, पिरिमिडीन्स है, ये नाइट्रोजनस बेस हैं। और एक अणु जो होता था उसमें किसी पंच कार्बनीय शर्करा का होता था, पेंटोस शर्करा का होता था, तथा एक जो है फास्फोरिक अम्ल का होता था। वो भी आज भी जो है जीन्स के निर्माण में ये सब जो है अणु जो है भाग ले रहे हैं इसमें। न्यूक्लिक अम्ल आज का ज्ञात यौगिकों में सबसे जटिल हैं, सबसे जटिल है, तथा स्वद्विगुणन का जो इनका लक्षण है वो बहुत ही विलक्षण होता है, मतलब बहुत अजीब किस्म का होता है, अलग हटके होता है, और ये इसमें बहुत जटिल किस्म का होता है। संभवतः आदि सागर में न्यूक्लिक अम्ल शुरू में न्यूक्लियोटाइड अणुओं की छोटी छोटी श्रृंखलाओं के रूप में बने होंगे, जिनकी तुलना हम जीन्स से कर सकते हैं। जीन्स तो उस समय भी जो आज जो जीवित कोशिका में है जीन्स हैं, वो उस समय भी जो है न्यूक्लियोटाइड अणुओं की छोटी छोटी श्रृंखलाओं से जो है मिलकर के जीन्स की संभावना उत्पन्न हुई, जीन्स के बनने की संभावना उत्पन्न हुई। आदि सागर में ऐसे स्वतंत्र जीन्स जो है बने, और इस प्रकार वे यौगिक जिन्हें हम जीन्स के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में कह सकते हैं, और इन्होंने ही जीवन की प्रथम कुंजी का काम किया, मतलब जीवन को खोलने का काम किया इन जीन्स, क्योंकि आज भी जीन्स जो होते हैं जीवित कोशिका में पाए जाते हैं, और वो जो है कोशिका की वाइटलिटी को बनाए रखते हैं, कोशिका की निरंतरता को बनाए रखते हैं।
क्योंकि इसमें जो है ये जीन्स में जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत गुणों को ले जाने की क्षमता होती है और इसलिए ये वाइटलिटी को बनाए रखते हैं, जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं। जीवन निरंतर बना है इन्हीं जीन्स की वजह से। तो ये जीन्स जो है वहाँ भी आदि सागर में भी इनका निर्माण इन्हीं इसी तरीके से कोसर्वेट्स जैसी रचनाओं में हुआ है। तो ये जीन्स जो है उनमें जो है उपस्थित हुआ करते थे, जो इनके संगठन को जीवित दशा में बनाए रखने का कार्य करते हैं। न्यूक्लिक अम्लों का जो स्वद्विगुणन है, जो है वो डुप्लीकेशन है, जो टूटने की क्रिया है, वर्तमान वातावरणीय दशाओं में केवल सजीव कोशिकाओं में ही संभव है। परंतु आदि सागर में ऐसी दशाएं रही होंगी। अतः एक बार बन जाने के बाद आदि सागर के जल में स्वद्विगुणन के कारण जीन्स की संख्या जो है तेजी से बढ़ी और साथ ही इन्होंने परस्पर जुड़ जुड़कर लंबी लंबी न्यूक्लियोटाइड जो है श्रृंखलाएं बना ली और श्रृंखलाएं बनाने के बाद इन्होंने फिर डीएनए तथा आरएनए का बड़े बड़े अणु बनाए जो कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाए। बड़े अणु जो है उनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहा गया। बाद में न्यूक्लिक अम्लों के प्रत्येक जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, इनके चारों ओर प्रोटीन के जो है अणु है वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो जाने से इनमें सघन मिश्रणों के रूप में आदि सागर में न्यूक्लियो प्रोटीन्स के कण जो है बने, जो कि वर्तमान वायरस के रूप में आज भी निर्जीव कणों के रूप में मौजूद हैं, जिनका कि जो है सजीव कोशिका में जब ये वायरस प्रवेश करते हैं तो इनका न्यूक्लियो प्रोटीन्स का जो खोल होता है वो बाहर छूट जाता है और इनका जो इनके अंदर का जो इनकी डीएनए का कण होता है या आरएनए का कण होता है वो जो है जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है और फिर वो उससे अपना जीवन प्रारंभ कर देते हैं, सजीव बन जाते हैं इस तरह से। तो इनमें द्विगुणन होता है, उनकी कुछ उनके जीन्स के जो आरएनए और डीएनए है उनमें द्विगुणन होता है ना, विखंडन होने लगता है और वो नए नए फिर खोल चढ़ जाते हैं हर एक कण के चारों तरफ। तो नए नए वो वायरस अनेक वायरस बन जाते हैं जिससे कि वो फिर दूसरी कोशिकाओं पे हमला करते हैं। तो इस तरह से ये माना जा सकता है कि आदि सागर के जल में सबसे प्रारंभिक जीव वायरस तथा बैक्टीरिया जैसे जीवों का जो है उदय हुआ है और इसी से जीवन की संभावना बनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में फिर इसके अगले चरण को बताएंगे। धन्यवाद।